यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो बच्चों जब भी हम प्रोटीन्स को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड। क्यों? बिकॉज प्रोटीन इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले अमाइनो एसिड्स की। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स and how many types of amino acids are there? तो क्वेश्चंस है what are amino acids? अमाइनो एसिड्स किसे कहते हैं? अमाइनो एसिड्स किसे कहते हैं? and how many type of amino acids are there? how many types of amino acids are there? how many types of amino acids are there? बच्चों ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने लिखा कार्बन। कार्बन की एक वैलेंसी हमने H से जोड़ी, दूसरी वैलेंसी हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जोड़ी, COOH से जोड़ी, तीसरी वैलेंसी हमने NH2 से जोड़ी और चौथी वैलेंसी हमने R से जोड़ी। ठीक है, ये कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4। एक वैलेंसी अमाइन ग्रुप से जुड़ी है, दूसरी वैलेंसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ी है, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी है और चौथी वैलेंसी R से जुड़ी है। ये जो हमारा R होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज साइड चेन। कौन सी चेन? साइड चेन। ये जो ग्रुप है बच्चों, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अमाइन ग्रुप। ये जो ग्रुप है बच्चों, इस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? बोलो, अमाइन ग्रुप। और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, इस अमाइन ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यही कारण है कि जो अमाइन ग्रुप का नेचर है वो कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। फिर से सुनिए, अमाइनो एसिड में इसको, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन से पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं या अमाइनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि एक अमाइन ग्रुप लगा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो इसको आप लिख सकते हो अल्फा अमाइनो एसिड या सिंपली अमाइनो एसिड। इसमें एक अमाइन ग्रुप होता है बच्चों। अमाइन ग्रुप पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका नेचर बेसिक होता है। दूसरा जो इसके अंदर ग्रुप होता है बच्चों, COOH, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो एसिडिक ग्रुप होता है। और ये जो ग्रुप होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम बोलते हैं एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अमाइनो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो आप बोलोगे तिवारी सर 2 होते हैं। एक अमाइन ग्रुप जिसका नेचर बेसिक होता है और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है बताओ? उसका नेचर जो है एसिडिक नेचर होता है। क्लियर? तो नोट कर लो। कोई पूछे भाई व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स कंटेन 2 ग्रुप, वन इज अमाइन ग्रुप, अनदर वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट कंटेन R विच इज साइड चेन। ठीक है, अमाइन ग्रुप विच इज बेसिक इन नेचर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज एसिडिक इन नेचर। है ना, इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमसे कभी कभी पूछते हैं, इसका जो अगला पार्ट था, हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर। तो बच्चों जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो बच्चों अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? बोलो, 3 टाइप के होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो पहले हम देखते हैं पहला टाइप, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। देखो बच्चों, अगर मैंने आपको अमाइनो एसिड का फार्मूला बताया था, तो मैंने आपको अमाइनो एसिड का फार्मूला ये बताया था, NH2CH और यहाँ पर हमारी एक साइड चेन जुड़ी थी। कौन सी चेन जुड़ी थी बच्चों? साइड चेन हमारी यहाँ पे जुड़ी थी। अगर इस साइड चेन में मैं जोड़ दूँ CH2COOH, जो R था हमारा, जो साइड चेन थी, अगर मैं इसमें जोड़ दूँ R की जगह पे CH2COOH, तो बच्चों इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड।
एस्पार्टिक एसिड, ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो अगर इस टाइप का कोई अमाइनो एसिड है तो उसे हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। भाई अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या था? NH2CH COOH R। हमने क्या किया, वो जो साइड चेन थी उस साइड चेन की जगह पे जोड़ दिया CH2COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हो गए? 2 और अमाइन ग्रुप 1। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो जाए, अमाइन ग्रुप कम हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। नोट कर लीजिए। अगला है बच्चों बेसिक अमाइनो एसिड। दूसरा है नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। इसको हम बोलते हैं बच्चों दूसरे को बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होता है बच्चों? बेसिक ग्रुप होगा। कैसे? इधर देखिए, मैंने आपको अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या बताया? NH2COCOOH। ठीक है, ये साइड चेन है। अगर बच्चों हम साइड चेन में हम 4 CH2 और एक अमाइन ग्रुप जोड़ दें, CH2 1, CH2 2, CH2 3, CH2 4, है ना। चलिए, जोड़ने वाले ग्रुप को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। ये जो R थी, जो साइड चेन थी, हमने साइड चेन को हटा दिया और यहाँ पर जोड़ दिया CH2 1, CH2 2, CH2 3, CH2 4 और NH2। तो बच्चों इस ग्रुप को हम बोलते हैं लाइसीन। ये जो आपका लाइसीन होता है, ये जो है बेसिक अमाइनो एसिड होता है। क्यों? क्योंकि एक अमाइन ग्रुप ये है, अमाइन ग्रुप बेसिक होता है। तो यहाँ पर जो बेसिक अमाइन ग्रुप है वो कितना आ गया? हमारा जो बेसिक अमाइन ग्रुप है वो 2 आ गया, एसिडिक 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका अमाइन ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो गया, अमाइन ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो गया। तो इसको हम बोलेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो लाइसिन बच्चों कौन सा अमाइनो एसिड हो गया? ये हो गया आपका बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक, नोट कर लीजिए। लाइसिन का फार्मूला क्या होता है भाई? NH2CH और जो हमारी साइड चेन थी बच्चों, साइड चेन की जगह पे मैंने 4 बार CH2 और एक NH2 लगा दिया। लाइसिन है, बेसिक अमाइनो एसिड है। नोट कर लीजिए। अगला है बच्चों हमारा, इसको पॉज करके नोट करते जाइएगा। अगला है हमारा बच्चों न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल है ना, क्वेश्चन वही था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर। तो तीसरा जो अमाइनो एसिड होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड बोलते हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल में क्या होता है बच्चों? देखो, एक NH2 ग्रुप, सही है, CH COOH। R की जगह पर बच्चों हम H लगा देते हैं। जो साइड चेन थी R, उस R की जगह पे मैंने H लगा दिया, तो एक H और बढ़ गया। तो NH2 CH2 COOH, इसका नाम होता है बच्चों ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कौन सा अमाइनो एसिड है? न्यूट्रल। क्यों? बिकॉज इट कंटेन 1 अमाइन ग्रुप एंड 1 COOH ग्रुप। तो अगर ये दोनों ग्रुप बराबर हो तो वो होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अमाइन ग्रुप ज़्यादा हो, COOH ग्रुप कम हो तो बेसिक अमाइनो एसिड। COOH ग्रुप ज़्यादा हो, अमाइन ग्रुप कम हो तो एसिडिक अमाइनो एसिड। तो नोट कर लीजिए, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड होते हैं बच्चों, वो कितने टाइप के होते हैं बताओ? 3 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, अब बच्चों कौन सा अमाइनो एसिड जरूरी होता है और कौन सा अमाइनो एसिड जरूरी नहीं होता है, उस आधार पर हमारे बॉडी के हिसाब से 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, द अमाइनो एसिड्स विच आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी इज कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। उल्टा है, वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाती है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, उसे हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड जो हम बाहर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइट, खाने के रूप में, उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, कभी कभी हमारे पेपर में पूछते हैं बच्चों, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, गिव एग्जांपल। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एसेंशियल, ज़रूरी कौन सा अमाइनो एसिड होता है, एंड नॉन एसेंशियल, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, गिव एग्जाम्पल। हम एसेंशियल अमाइनो एसिड किसे कहते हैं? जरूरी वाला अमाइनो एसिड कौन होता है?
और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स किसे कहते हैं, इसको जो है एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ठीक है। अब बच्चों देखो, द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है उसे हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो खाने के रूप में हम बाहर लेते हैं उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। इज इट क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम ये लिख सकते हैं द अमाइनो एसिड which can be synthesized in our body, जो हमारे बॉडी में बनता है, इन आवर बॉडी, उसे अपन क्या बोलते हैं बताओ, नॉन एसेंशियल। उल्टा है ना, कंफ्यूजन होता है। इज कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, उसे हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, नंबर 1। और वो अमाइनो एसिड जो हम बाहर से खाने के रूप में लेते हैं उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। द अमाइनो एसिड्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइट, टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइट और फूड, जो हम खाने के रूप में लेते हैं, डाइट और फूड कॉल्ड, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नोट कर लीजिए, उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो हम डाइट के फॉर्म में लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? चलिए, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या आता है, एग्जांपल ग्लाइसिन, है ना। कोई पूछे भाई कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एक आध नाम बता दो, तो ग्लाइसिन, GLYCNE, ग्लाइसिन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। दूसरा एस्पार्टिक एसिड, ASPARTIC, एस्पार्टिक एसिड। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल है जो हम आराम से याद कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी बनाती है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल है बोलो, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, लाइसिन, LICNE, लिख लीजिए एग्जाम्पल, लाइसिन, वेलाइन, लाइसिन, वेलाइन, ये कौन से होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी बाहर से लेती है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बॉडी में बनने वाले नॉन एसेंशियल, और जो बाहर से खाने के रूप में हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं एसेंशियल। दो एग्जांपल याद कर लो, ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन एंड वेलाइन। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है ज़्विटर आयन। क्या नाम है बच्चों उस टॉपिक का, बताइए। उस टॉपिक का नाम है ज़्विटर आयन। कि तिवारी सर, ये ज़्विटर आयन क्या होता है? इज इट क्लियर? क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? हमारे टॉपिक का नाम है ज़्विटर आयन। अब यहाँ पर ज़्विटर आयन क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अमाइनो एसिड, और जो ज़्विटर आयन बनता है वो अमाइनो एसिड ही बनाता है। तो कभी कभी हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ज़्विटर आयन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज ज़्विटर आयन, है ना। तो कई तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है कि ज़्विटर आयन क्या होता है, व्हाट इज ज़्विटर, ZWITTER, ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन किसे कहते हैं? और कभी कभी ये पूछते हैं कि व्हाई ज़्विटर आयन इज एम्फोटेरिक इन नेचर, व्हाई इज इट एम्फोटेरिक। आप समझते हैं एम्फोटेरिक किसे बोलते हैं?
बच्चों एम्फोटेरिक वो होता है विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। कोई भी चीज़ अगर वो एसिड से भी रिएक्ट करती है, अगर वो बेस से भी रिएक्ट करती है, तो हम उसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो व्हाट इज ज्विटर आयन, व्हाई इज इट एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। ज्विटर आयन किसे कहते हैं और ये इसका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक क्यों होता है। ठीक, अब देखिए समझिए बात को अच्छे से। बताओ भाई अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या है, मालूम है ना तिवारी सर। अमाइनो एसिड का फार्मूला बताया हुआ है आपने, क्या है भाई। देखो बच्चों, सारे बच्चे देखो, CH, यहाँ पर आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर आ गया अमाइन ग्रुप, और यहाँ पर आ गई साइड चेन अमाइनो एसिड। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन कौन सा कार्बन, अल्फा। तो तिवारी सर आपने बताया था इस अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्योंकि ये अल्फा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर आपका अमाइन ग्रुप है, तो अल्फा अमाइनो एसिड। अब बच्चों हमने क्या किया, इस अल्फा अमाइनो एसिड को एक्वस यानी पानी में डाल दिया, है ना। ऐसा एक्वस नहीं लिख रहा है, हम एक काम करते हैं, एरो बनाते हैं रिवर्सिबल और इस पर हम लिख देते हैं वाटर। हमने क्या किया, इस अल्फा अमाइनो एसिड को पानी में डाल दिया। बोलो भाई कोई दिक्कत। चलो बच्चों मुझे बताओ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं है, COOH। बिल्कुल है तिवारी सर। जब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा, सबको मालूम है भाई। अगर ये टूटेगा तो ये देगा COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बिल्कुल सही, ये कहलाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, ये आयन कहलाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और ये कहलाएगा प्रोटॉन। भाई कहलाएगा नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ये कहलाएगा प्रोटॉन और ये कहलाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ये टूटा ना, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये टूटा, डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होने के बाद इसने बनाया कार्बोक्सिलेट आयन एंड प्रोटॉन। अब क्या होगा बच्चों, यही चीज़ यहाँ हो रही है जब हम इसको पानी में घोलना है। और हमने आपको बताया था कि अमाइन ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन 7 है, 7 है तो 2 5 है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 5 इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, एक यहाँ चला गया, 3 बचे, 2 तो ये आ गए। जैसे ही ये हाइड्रोजन बच्चों H+ आयन के रूप में फ्री होता है, दिस हाइड्रोजन इज अटैक्ड बाय अमाइन ग्रुप विच इज बेसिक इन नेचर। ये अल्फा अमाइनो एसिड था। अब क्या बचेगा, बहुत ध्यान से देखिए, इस NH2 की जगह जब ये H+ आयन आएगा, मैंने नीचे बताया है, तो बच्चों ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चला जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा R, और यहाँ बचेगा COO नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। हुआ क्या, हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया, COOH ग्रुप डिकम्पोज टू फॉर्म COO नेगेटिव आयन H+ आयन, C नेगेटिव यहीं रह गया, इट कैरी नेगेटिव चार्ज, अटैक H+ आयन, फॉर्म दिस आयन। तो ये जो आयन बना है ये डाईपोलर आयन है। ये ऐसा आयन है बच्चों जिसके 2 पोल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जिस pH वैल्यू पर बनता है वहाँ पर जो pH की वैल्यू होती है वो 7 होती है। कौन सी वैल्यू होती है, 7। तो कोई भी अमाइनो एसिड जब इसकी pH वैल्यू 7 होती है तो एक ऐसा आयन बनाता है जिस पर डाईपोल, 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस आयन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ठीक है, सो द आयन ऑफ अमाइनो एसिड एट pH वैल्यू 7, तो हम ये बोल सकते हैं द डाईपोलर आयन ऑफ अमाइनो एसिड, द डाईपोलर 2 पोल वाला आयन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड एट pH वैल्यू 7, एट pH वैल्यू बोलो 7। जब इसकी pH वैल्यू 7 होती है ना बच्चों, तो इस पॉइंट का एक नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर कोई आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि भाई ज्विटर आयन कौन बनाता है, तो हम ये बोलेंगे तिवारी सर अल्फा अमाइनो एसिड ज्विटर आयन बनाता है। कब, जबकि पानी में घोलने पर इस पर 2 पोल डेवलप हो जाते हैं, डाईपोलर आयन हो जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर सामने वाला पूछेगा
इट इज फॉर्म्ड एट विच पीएच वैल्यू, तो हम कहेंगे पीएच वैल्यू 7। इस पॉइंट को कौन सा आयन बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो द डाइपोलर आयन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड at pH value 7, that is isoelectric point, is called as Zwitter ion। ऐसे आयन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम Zwitter आयन बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई Zwitter आयन का फार्मूला क्या होता है? NH3 पॉजिटिव CHR COO नेगेटिव। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए Zwitter आयन को, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। तो ये जो है बच्चों Zwitter आयन का फार्मूला है। बढ़िया से समझिए, समझते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इज इट क्लियर? चलिए नोट करते जाइए अच्छे से। बच्चों कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई Zwitter आयन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये जो Zwitter आयन होता है इसका जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक क्यों होता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। व्हाई Zwitter आयन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। Zwitter आयन का जो नेचर होता है बच्चों वो एम्फोटेरिक क्यों होता है? ठीक है, कोई दिक्कत भाई किसी को? चलिए, तो व्हाई Zwitter आयन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब देखो बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो नोट कर लिया सबने। अब हम इसको हटाते हैं, अगले वाले पार्ट को देखते हैं कि Zwitter आयन का जो नेचर होता है वह एम्फोटेरिक क्यों होता है, बताइए। क्योंकि बच्चों Zwitter आयन की ये नेचर होता है कि ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और ये बेस से भी रिएक्ट करता है, ये दोनों से रिएक्ट करता है। इट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विथ बेस, है ना। चलिए लिखते हैं भाई कैसे क्या करता है। Zwitter आयन का फार्मूला होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, NH3 पॉजिटिव CH, ये हो गया R और ये हो गया COO नेगेटिव। यही था ना बच्चों, यही था। इस आयन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो? Zwitter आयन। हमारा क्वेश्चन है कि ये एम्फोटेरिक क्यों होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब इट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज रिएक्ट विथ बेस। चलो पहले इसकी एसिड से रिएक्शन देखते हैं, है ना। किससे देखते हैं? एसिड से। तो ये हो जाएगा बच्चों रिएक्शन विथ एसिड। एसिड का मतलब कौन सा आयन होगा? H+ आयन होगा। भाई अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये कौन सा आयन बनाएगा, बोलो? चलो ऊपर लिखते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा आयन देगा वो देगा H+ आयन, प्रोटॉन। H+ आयन को क्या बोलते हैं? H+ आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। अब Zwitter आयन जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक मारेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक मारेगा। क्या बनेगा बोलो? NH3 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CHR सिंगल बॉन्ड COOH। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ये पॉजिटिव आयन बनाएगा। कब? जब Zwitter आयन एसिड से रिएक्ट करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके सामने कि Zwitter आयन नंबर ए Zwitter आयन reacts with acid to form। देखो एसिड से जब इसने रिएक्ट किया, प्लस है माइनस है, चार्ज कैंसिल हो गया, लेकिन अभी इसके पास पॉजिटिव चार्ज बच गया है। तो रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म कैट आयन, केवल पॉजिटिव चार्ज ही बचा है तो ये बनाता है कैट आयन। कोई दिक्कत? लिख लो, नोट कर लो। Zwitter आयन रिएक्ट्स विथ एसिड, ये जो है एसिड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बच्चों बताओ? टू फॉर्म कैट आयन। कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयन, है ना। ये क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। चलिए, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरा देखते हैं भाई कि अगर यही Zwitter आयन बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। चलो यही देखते हैं भाई। तो अगली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ बेस। बच्चों बेस क्या होता है बताओ? कोई भी कंपाउंड जो पानी में घोलने पर टूटे और टूटने के बाद बच्चों OH नेगेटिव आयन दे तो हम उसे बेस कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव, क्योंकि बेस यही देता है। अब क्या होगा?
जब ये OH नेगेटिव आयन आ जाएगा, OH नेगेटिव आयन आ जाएगा बच्चों, तो ये जो पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव आयन है, ये क्या करेगा, ये इसके पॉजिटिव पर अटैक मारेगा, ये जो है इसके पॉजिटिव पर अटैक मारेगा, या इसको उल्टा बोल दे, इसको ऐसे कर ले, रुक जाओ, ठीक है। देखिए बेस पर कौन सा चार्ज होता है बताइए बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा ये वाला बेस, क्या करेगा, इसके H+ आयन को ले लेगा, H+ आयन को ले लेगा, NH3+ है, इसका मतलब NH2 और H+ आयन, तो ये NH3+ क्या करेगा, अपना एक H+ आयन इसको दे देगा। जब अपना एक H+ आयन ये इसको दे देगा, तो ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बचा बच्चों, ध्यान से देखो, अब हमारा यहाँ बचा NH2, क्योंकि वो जो H+ आयन था वो उसने इसको दे दिया बेस को, और वो H+ आयन बेस से रिएक्ट करके वाटर बना लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों NH2, दिस इज CH, दिस इज R, COO नेगेटिव। तो वी कैन से दैट when Zwitter ion react with base or react with OH negative ion given by base, then it forms an ion, ऐसा आयन बनाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों इसका बी पार्ट क्या हो गया, बी पार्ट हो गया Zwitter ion reacts with base to form an ion। Zwitter ion बच्चों जब बेस से रिएक्ट करता है तो कौन सा आयन बनाता है, बोलो, एन आयन बनाता है। Zwitter ion reacts with base to form an ion। तो बच्चों Zwitter ion की खास बात क्या है, Zwitter ion reacts with acid to form cation, देखो पॉजिटिव आयन बना रहा है। Zwitter ion react with base, OH नेगेटिव बेस होता है, to form an ion, दोनों से रिएक्ट कर रहा है ना। since we can write since Zwitter ion, Zi मतलब Zwitter ion reacts with both मतलब किससे, एसिड एंड बेस, भाई दोनों से ही रिएक्ट कर रहा है, therefore एम्फोटेरिक इन नेचर। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि इन भैया का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर। नोट कर लीजिए, दोनों से रिएक्ट करता है, कैटायन से भी रिएक्ट करता है, एनायन से भी रिएक्ट करता है। कैटायन से जब रिएक्ट करेगा तो ये भाई क्या बनाता है, ये बनाता है, ये अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कैटायन, बेस से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एनायन। तो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नोट डाउन बच्चों। चलिए सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स के बारे में देखा, एंड वी हैव सीन अमाइनो एसिड्स बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटीन्स। और व्हाट इज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनमें पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, और पानी का मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन, है ना। तो मेरे हिसाब से ज्यूटर आयन क्लियर हो गया बच्चों, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हु फॉर्म ज्यूटर आयंस, तो आप बोलोगे अल्फा अमाइनो एसिड फॉर्म ज्यूटर आयन। नेचर क्या होता है तिवारी सर, एम्फोटेरिक नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बच्चों इसके आगे चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है जिस पर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि प्रोटीन क्या होता है, व्हाट आर प्रोटीन्स एंड व्हाट आर पेप्टाइड लिंकेज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसे कहते हैं, प्रोटीन्स किसे कहते हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स, है ना। और इसको फर्स्ट पार्ट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर लीजिए कि व्हाट आर पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइड बोलो, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, व्हाट आर पेप्टाइड लिंकेज। दो क्वेश्चन हो गया, प्रोटीन किसे कहते हैं और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं आंसर में प्रोटीन्स इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। तिवारी सर ये जो वर्ड है आपका, चलिए पहले लिख तो देता हूं, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स।
ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, है ना। तिवारी सर जो प्रोटीन्स होता है ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है किसका? अल्फा अमाइनो एसिड का। समझ में नहीं आया सर? कंडेंसेशन पॉलीमर किसे बोलते हैं? जब कोई चीज़ जुड़े और उसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकले तो उसे कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। एक जैसी चीज़ बहुत सारी जुड़े, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन को हम ये बोल सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई बोले भाई कि प्रोटीन क्या होता है, तो एक तो वो हो गया कि कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, और दूसरा आप ये बोल सकते हैं प्रोटीन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस लिए जरूरी होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर बॉडी। कोई बोले भाई प्रोटीन किस लिए जरूरी होता है? रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे चलते हैं। देखिए कैसे बनता है, अभी हमारा ये पार्ट बचा है पेप्टाइड लिंकेज। चलो बच्चों, हम अल्फा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। देखिएगा NH2, बच्चों क्या मैं NH2 को ऐसा नहीं लिख सकता? NHH लिख सकते हो तिवारी सर। CH सिंगल बॉन्ड R COOH। भाई यही तो मैंने बताया था आपको कि जो अल्फा अमाइनो एसिड होता है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया, इसके अंदर एक होता है अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेसिक होता है, एसिडिक होता है, तभी तो मैंने आपको बताया था। एक मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, n समझते हो? इनफाइनाइट दिखेगा नहीं इसमें, तो इसलिए मैंने n को इससे लिख दिया, इसके मैंने n मॉलिक्यूल ले लिया। आगे बढ़ते हैं जी, एक बार फिर से मैंने इसके मॉलिक्यूल ले लिया, H NH CH R COOH, है ना। ये भी मैंने अल्फा अमाइनो एसिड ले लिया, अल्फा अमाइनो एसिड। कितने मॉलिक्यूल ले लिए भाई अल्फा अमाइनो एसिड के? 2 मॉलिक्यूल ले लिए, NAB। कौन सा जगह नहीं है बच्चों, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। यहां जो पॉलीमराइजेशन होता है, अभी मैंने लिखवाया था, वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तिवारी सर ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? देखिए, एक पानी का मॉलिक्यूल बीच से निकल गया, ध्यान से देखिए भाई, पॉज कर लीजिए, आराम से इत्मीनान कर लीजिए। एक वाटर का मॉलिक्यूल बीच में से निकल गया, NH एक H यहाँ से निकल गया, OH एक H यहाँ से निकल गया। तो देखो NH2O एक पानी का मॉलिक्यूल ये निकला, H यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, तो NH2 ये और NH2 ये, तो क्या निकल गया बच्चों? हमारा निकल गया -NH2। अरे भाई ये भी देखो, हमेशा H यहाँ से निकलता है, OH यहाँ से निकलता है, एक NH2 बीच में से निकल गया। अब आपका बचा क्या? बहुत ध्यान से देखना, बचा क्या? सिंगल बॉन्ड, ये हट गया H तो बॉन्ड फ्री हो गया। ये बचा NH के बाद बचा CH के बाद बचा R के बाद बचा CO, ये बचा, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका CO बचा, इसका NH बचा, तो CONH ये आपस में जुड़ गए, CONH। क्यों बच्चों? भाई हमने 2, कम से कम 2 तो जुड़ेगा, अधिक से अधिक कितने जुड़ सकते हैं? N इनफाइनाइट, NH ये हो गया CH और CO बॉन्ड फ्री, इधर H हटा, इधर OH हटा, इस पूरे का बच्चों, इस पूरे का होल N। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे, ठीक है, ये जो आपको नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लियर कट, NH CHR CONH CHR CO, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों प्रोटीन। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटीन, PROTIEN, ठीक है, प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोटीन, TEIN, प्रोटीन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, तिवारी सर ये तो ठीक है, प्रोटीन कैसे बनता है समझ में आ गया, और हमें ये भी बात समझ में आ गई कि प्रोटीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, कैन प्रोटीन बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड? अगर कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर इस प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, तो तिवारी सर कहेंगे
प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। क्यों तिवारी सर पॉलीपेप्टाइड क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। बच्चों दूसरा जो हमारा टॉपिक था इसी के अंदर, मैं यही क्लियर कर रहा हूं, क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज और बॉन्ड। कभी कभी हमसे पूछा जाता है व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, और कभी कभी पूछा जाता है राइट नोट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड। देखो बच्चों, जब अल्फा अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, देखो एक अल्फा ये एक अल्फा ये, क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उन्हें प्रोटीन बनाना है। तो उनके मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, और वो आपस में एक स्पेशल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और ये बॉन्ड होता है बॉन्ड CONH बॉन्ड, है ना। कौन सा बॉन्ड होता है? बॉन्ड CONH बॉन्ड। और इस बॉन्ड को बच्चों, ये जो बॉन्ड CONH बॉन्ड है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो मैंने डैश बनाया है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बोलो? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्यों हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि अल्फा अमाइनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं? नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टुगेदर बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूं पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। समझ में आ गया? अल्फा अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, और जो बनाते हैं उसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और अल्फा अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? CONH। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फार्मूला पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड? CONH। नोट कर लीजिए। चलो भाई, हो गया। अब थोड़ा सा मैं यहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये तो समझ में आ गया भाई कि प्रोटीन कैसे बनता है, और प्रोटीन जब बनता है तो अल्फा अमाइनो एसिड से बनता है, और अल्फा अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि द बॉन्ड बाय विच, द बॉन्ड या लिंकेज, बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? लिंकेज। बाय विच अल्फा अमाइनो एसिड, बाय विच अल्फा अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म। अल्फा अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद, है ना, बाय विच अल्फा अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल कंबाइन to form protein, combine to form protein is called peptide linkage। हम उस लिंकेज को क्या बोलते हैं? is called peptide linkage। ऐसे लिंकेज को बच्चों हम जो बोलते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। कोई बताएगा भाई पेप्टाइड लिंकेज का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला पेप्टाइड लिंकेज? तो बच्चों जो पेप्टाइड लिंकेज का फार्मूला होता है वो होता है CONH। तो अगर आप पेप्टाइड लिंकेज का बच्चों फार्मूला देखें तो बॉन्ड CONH बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज का फार्मूला होता है बच्चों बॉन्ड CONH बॉन्ड। तो द बॉन्ड बाय विच न्यूमरस मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। इसका फार्मूला क्या होता है? CONH, बॉन्ड CONH। नोट कर लीजिए। चलिए साहब, अब बच्चों इसमें एक टॉपिक है जो नॉर्मली हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो ये है व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन।
डीनेचरेशन मतलब प्रोटीन का बिगड़ना। भाई प्रोटीन का बिगड़ना क्या है? आपने देखा होगा कि व्हेन एग इज बॉइल्ड, अंडे को जब हम उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होता है? इट्स एग वाइट और येलोइश पोर्शन कोगुलेटेड टू इज कोगुलेटेड, इसके अंदर का जो पोर्शन है वो जम जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इन द सेम वे व्हेन वी ऐड एनी सार मटेरियल इन मिल्क, दूध में कोई खट्टी चीज डालते हैं, it is converted into curd, that is curdling of milk, is also called as denaturation of protein। तो denaturation of protein का मतलब होता है प्रोटीन का बिगड़ना। तो हमारा जो अगला जो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय denaturation, DENATURA, denaturation ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डीनेचरेशन से क्या मतलब होता है? अगला टॉपिक नोट कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय denaturation of protein। क्लियर? तो बच्चों क्या होता है, अगर प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में हो, नेटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म में हो, एंड इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज लाइक पीएच वैल्यू, लाइक केमिकल चेंज, then what happens, the hydrogen bond present in protein molecules is broken down। जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन के अंदर होते हैं वो टूटते हैं, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल अनकॉइल्ड, अनफोल्ड, ये खुल जाता है, एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। सर समझ में नहीं आया बायोलॉजिकल एक्टिविटी? भाई हमारे पास अंडा है, अंडे को अगर हम वैसे ही रख दें, मुर्गी उस पर बैठेगी तो क्या होगा? इट विल गिव अ चिक, चूजा निकल जाएगा। लेकिन अगर उसी अंडे को हम बॉईल कर दें तो चूजा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, तो जब हम उसका डीनेचर्ड कर देते हैं प्रोटीन का, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, अगर हम इसको चेंज करें, इज सब्जेक्टेड टू चेंज, is subjected when protein in its native form is subjected to change, है ना, in टेम्परेचर में चेंज कर दो, या पीएच वैल्यू में चेंज कर दो, टेम्परेचर में चेंज कर दो या पीएच वैल्यू में चेंज कर दो, तो क्या होगा बताइए? सोचकर बताइए कि अगर हम उसकी पीएच वैल्यू में चेंज कर दें, टेम्परेचर में चेंज कर देंगे तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों, तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रोटीन के बीच का, वो टूट जाता है, और प्रोटीन क्या होगा? अनफोल्ड होगा कि नहीं होगा? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो बताइए, बिल्कुल होगा। एंड अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। भाई ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे, इनमें हमने चेंज किया, इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर बदल गया, तो क्या होगा? ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो ये क्या होगा? खुल जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा, पहले जो मिला हुआ था अनफोल्ड हो जाएगा, तो क्या होगा? ड्यू टू विच, जिसके कारण बताओ भाई, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वैसी रहेगी कि चेंज हो जाएगी भाई। अंडा था, चूजा निकल सकता था, अंडे को गर्म कर दिया, अब चूजा बनेगा ही नहीं। तो ड्यू टू विच, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट, इट्स बायोलॉजी, BOILOGY, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। इसके कारण क्या होता है? इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस जो हमने बताया आपको, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जब उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो गई, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अरे भाई सीधी सी बात है तिवारी सर, उसका ओरिजिनल फॉर्म था, हमने उसकी पीएच में चेंज कराया, हमने उसके टेम्परेचर में चेंज करा, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। तो क्या हो गया? जो प्रोटीन था वो अनफोल्ड हो गया तो क्या हो गया?
उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट होने का मतलब अगर आप डिटेल में देखें, अगर आप इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस्ट होने का अगर डिटेल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन में बदल जाती है ना। कभी कभी बच्चा समझना चाहता है कि तिवारी सर आपने तो ये बोला कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बायोलॉजिकल अगर एक्टिविटी लॉस्ट हो रही है, इसकी बायोलॉजिकल BIO, अगर इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो रही है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन। इसका मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या था? सॉल्युबल था। फाइब्रस प्रोटीन क्या है? इनसॉल्युबल है। तो जब ग्लोबुलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन में बदल जाती है तो क्या होता है? देयरफॉर कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। आपको मालूम है कोएगुलेशन मतलब क्या होता है? वो प्रोटीन जम जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने अलग से लिख दिया कि भाई कोई बच्चा आपसे बताया भाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस्ट हो जाना मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि भाई तिवारी सर ने ये बताया था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट का मतलब ये होता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? वाटर सॉल्युबल होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होती है। और फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है? इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। तो सॉल्युबल वाली प्रोटीन इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, अंडे के अंदर जो सफ़ेद पोर्शन होता है ऑफ एग वाइट, है ना, ऑन बॉइलिंग। अगर हम अंडे को बॉईल करें तो उसके अंदर का जो पोर्शन है वो कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेशन मतलब जम जाता है। तो किसका एग्जाम्पल होगा? वो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अगर हम मिल्क से दही बना दें तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? बताओ, डीनेचरेशन ऑफ मिल्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई डीनेचरेशन ऑफ मिल्क क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में इन दोनों प्रोटीन के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। Sometime it is asked to us what is the difference between globular protein and fibrous protein। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या अंतर होता है? ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब बच्चों हमने ये देखा कि भाई जब डीनेचरेशन होता है तो उसमें कौन सा प्रोटीन किस प्रोटीन में कन्वर्ट होता है? बताइए तिवारी सर। ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन, यानी सॉल्युबल प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल प्रोटीन, तभी तो वो जम जाता है, कोगुलेशन हो जाता है उसका। तो दो लाइन में मैं आपको बता दूं, कभी कभी हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या अंतर होता है? ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है बच्चों? यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो पैरेलल होती हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल होती है, देखो मैंने बताया पैरेलल होती है, एंड ज्वाइंड बाय
हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, आप हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन और एक और बॉन्ड कहते हैं उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो उसे अपन बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, लिख लीजिए, उसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, ग्लोबुलर, एक काम करिए, ग्लोबुलर की जगह फाइब्रस कर दीजिए, इज कॉल्ड एज फाइब्रस प्रोटीन, is called as fibrous protein. So when polypeptide chains are parallel and joined by hydrogen bond or disulfide bond, then they are called as fibrous protein. क्योंकि जब डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनती है तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, टू फॉर्म, चाहो तो लिख दो, टू फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर देखिए दूसरी प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन क्या है लिख लीजिए, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हमारी ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है बच्चों, बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर ऐसा हो, यहां पे तो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल थी और उनके बीच में आपके सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी थी, तो उसे हमने फाइब्रस बोला था। ठीक है, अगर ऐसा हो कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये कॉइल्ड हो जाए और कॉइल्ड होकर ग्लोब्यूल बनाए, ये एक ग्लोब्यूल, ये दूसरा ग्लोब्यूल, ये तीसरा ग्लोब्यूल, तो ऐसे प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहते हैं बच्चों, बताओ, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड, when polypeptide chain coiled, coiled समझते हो, ऐसे हो जाती है ये इस तरह से, coiled to form, coiled to form globule like structure, to form globule like structure, globule like structure बनाए तो हम उसे बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाए देन इट इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। बताओ भाई, फाइब्रस प्रोटीन सॉल्युबल होती है कि इनसॉल्युबल होती है पानी में, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल होती है। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है बच्चों, ये क्या होती हैं, ये होती हैं सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होती हैं। तभी तो जब डीनेचरेशन होता है तो क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन आपकी वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। नोट कर लीजिए, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, एग्जांपल अगर देखें तो कैराटिन, कैराटिन जो है फाइब्रस प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, मायोसिन, मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। तो बच्चों हेयर या नेल्स, जो नाखून, ऊन में भी पाया जाता है, वूल, वूल में भी कैराटिन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फाइब्रस प्रोटीन का एक या दो एग्जांपल दे दो, तो हम कहेंगे भाई एक एग्जांपल कैराटिन है, दूसरा एग्जांपल मायोसिन है। तो सामने वाला पूछ सकता है भाई कैराटिन कहाँ पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, नेल में पाया जाता है, मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मसल में पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन का अगर एग्जाम्पल बोलें तो बच्चों सुना है आपने इंसुलिन, सुना है नहीं सुना इंसुलिन का नाम, इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा प्रोटीन कहलाएगा बच्चों, इंसुलिन कहलाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन। और बताइए अंडे के अंदर जो पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ये भी है। तो इंसुलिन और एल्ब्यूमिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने जो भी पार्ट देखे उस पार्ट में हमने अभी तक ये देखा कि इस पार्ट में जब हमने पढ़ना शुरू किया कि व्हाट इज अमाइनो एसिड, व्हाट इज अल्फा अमाइनो एसिड, इज इट क्लियर? अल्फा अमाइनो एसिड किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन क्या होता है। आफ्टर प्रोटीन व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, व्हाट इज ड्यूटेरायन, व्हाई ड्यूटेरायन इज एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर,
व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों अगले सेगमेंट की, जो है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। हमारा अगला सेगमेंट है बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड्स? तो बच्चों हम ये कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? सो न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ये जो होता है ये हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है वो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अच्छा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाता है। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। भाई माँ बाप की आंखें भूरी हैं, बच्चों की भी आंखें भूरी होंगी। माँ बाप लंबे हैं, बच्चे भी लंबे हैं। एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये क्या करती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन बनाने के लिए और हेरिडिटरी कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करती हैं, जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करती हैं उनके माँ बाप से उनके बच्चों में। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब बच्चों कभी कभी हमसे ये भी पूछते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर। तो बताइए कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बताएंगे कौन कौन से 2 टाइप के? पहले होते हैं डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरे कौन से होते हैं भाई बताइए, सबको मालूम है। दूसरे होते हैं आरएनए। आरएनए को हम क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं बताओ भाई? 2 टाइप के होते हैं। पहला बोलो कौन सा? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा बोलो कौन सा? आरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं बच्चों बताओ? 2 टाइप के होते हैं तिवारी सर। पहला वाला कौन सा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा वाला कौन सा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से हमने देखा, पूरा डिटेल देखा क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, 2 टाइप का होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में पूछा आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। देखिए ये बात समझिए, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, फंक्शनल डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए के बीच में। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। कि भाई डीएनए और आरएनए के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस क्या है। एक तरफ हमने लिख दिया डीएनए और दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया? आरएनए। पहला दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। पहला तो डिफरेंस ये होगा कि डीएनए जो होता है इसमें जो शुगर पाई जाती है, डीएनए का फुल फॉर्म सबको मालूम है ना बच्चों, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो डिफरेंस यही हो गया कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक डिफरेंस ही हो गया। क्यों बच्चों? अगर डीएनए है तो इसके अंदर जो देखो हर
हर न्यूक्लिक एसिड में 3 चीज पाई जाती है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, है ना। जैसे इंसान है तो हर इंसान के बीच में भाई उसकी लेग्स होंगे, उसके हैंड्स होंगे, उसकी मुंडी होगी। इसी तरह से डीएनए के अंदर 3 चीज पाई जाती हैं। शक्कर जो इसके अंदर होती है उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये जो डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई इसके अंदर आप स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताओ डीएनए और आरएनए के बीच में, तो हम कहेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है। पहला, इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर, इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अंदर जो शुगर होती है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अंदर जो शक्कर होती है बच्चों वो होती है राइबोज शुगर। इट कंटेन्स राइबोज शुगर। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि इसके अंदर जो शक्कर होगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी, इसके अंदर जो शक्कर होगी वो राइबोज शुगर होगी। इसके अंदर जो बच्चों नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो होता है थाइमीन, है ना। इट कंटेन्स एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमीन। किसमें? डीएनए में। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है थाइमीन। तो इट कंटेन्स थाइमीन नाइट्रोजनस बेस। थाइमीन, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, थाइमीन नाइट्रोजनस बेस। इसके अंदर बच्चों थाइमीन नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। इस वाले के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेसिल। कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल। तो हम ये कह सकते हैं इट कंटेन्स यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस। इसमें कौन सा होता है बच्चों? यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। तीसरा डिफरेंस बच्चों आपने देखा होगा कहीं किताब में कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा होता है, 2 पट्टियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे पर लपटी होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। हेलिकल लिख सकते हो, लपटी रहती हैं। इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल नहीं होता, सिंगल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका डबल होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों सिंगल होता है। तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। तो ये जो डिफरेंस है इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शनल डिफरेंस की। फंक्शनल डिफरेंस, इसके बीच में फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है? फंक्शनल डिफरेंस मतलब बच्चों वो डिफरेंस जो काम करने वाले डिफरेंस होते हैं। बच्चों डीएनए की एक बहुत प्रॉपर्टी होती है, डीएनए हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 वो रेप्लिकेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अब पहला पॉइंट फंक्शनल में, डीएनए हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते हैं। अब पहला पॉइंट इसका ये होगा, आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। आरएनए जो होते हैं बच्चों ये रेप्लिकेट नहीं होते। आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। रेप्लिकेट समझते हैं? 2 से 4, 4 से 6। तो डीएनए जो होते हैं बच्चों ये आसानी से रेप्लिकेट होते हैं और जो आरएनए होते हैं ये रेप्लिकेट नहीं होते हैं। अगला बताइए, बहुत बड़ा वो है बच्चों प्रॉपर्टी कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जेनेटिक समझते हैं ना, आंखें भूरी, बच्चे की आंखें भूरी, माँ बाप लंबे, बच्चे लंबे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर
जेनेटिक कैरेक्टर, कहाँ से कहाँ बोलो बच्चों, फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग समझते हैं बच्चों में, टू चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ चलें, ये क्या करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो हम ये कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों एक डिफरेंस और है जो आप स्ट्रक्चरल में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। डीएनए एक ही टाइप का होता है, जगह नहीं है, चलिए मैं कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कहीं बची नहीं, यहाँ लिख देता हूँ डीएनए के बारे में, इट इज़ ऑफ वन टाइप, इट इज़ ऑफ वन टाइप। भाई जो डीएनए होता है वो केवल एक ही टाइप का होता है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ इसका आरएनए के बारे में, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है mRNA, मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा होता है आपके mRNA, rRNA, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो एक एडिशनल स्ट्रक्चरल डिफरेंस था बच्चों जो मैंने ऊपर लिख दिया कि डीएनए केवल एक ही टाइप का होता है, और जो आरएनए होता है ये 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो बच्चों एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में 3 या 4 नंबर में आता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो बच्चों इस तरह से इस सेशन में, इस सेगमेंट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी। नाउ वी विल गो थ्रू नेक्स्ट सेगमेंट वेयर आई विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट। तो ओके स्टूडेंट्स, रहिएगा तैयार अगले सेगमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।